वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपके साथ वजदान इमाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस लेक्चर से रिलेटेड 2-3 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा समझेंगे भी, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे, और अगर कोई मुझे कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और देन हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट में इन तीन को बहुत शॉर्टली जो है समझ लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी, और देन हम उस इक्वेशन को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। एसेट्स मैं बहुत आसान करके इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। एसेट्स आप यूँ समझ लें कि कारोबार की मलकियत है, जिस पे कारोबार का हक है, जिसे कारोबार अपने बेनिफिट्स के लिए अभी या इन फ्यूचर यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल कैश है, जिसे अभी भी कारोबार अपने बेनिफिट के लिए अभी भी यूज़ कर सकता है, इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि बिल्डिंग है, वो कंपनी का एसेट है, कंपनी उसे अभी भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकती है, कर भी रही होगी, और इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस अपने पास रखता है, अपने पास उसके इख्तियार में है, जिससे वो इन फ्यूचर फ़ायदा ले सकता हो, जिससे वो इस वक्त प्रेजेंटली इस वक्त वो जो है अपना फ़ायदा ले रहा हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो एसेट्स कहलाती हैं। जैसे लैंड हो गई, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, जैसे कैश हो गया, जैसे आपके जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी मैं लाइटली से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब बोल दिया है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो अभी हम लोगों ने सर्विस ली नहीं है, लेकिन पेमेंट हमने इन एडवांस कर दिया है। तो ये जो पेमेंट हमने इन एडवांस कर दी है, इसका भी हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, तो दिस इज ऑल्सो द एसेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज़ वो तमाम तर जिम्मेदारियां हैं बिज़नेस की जो हमने किसी को अदा करनी है। सपोज़ हम लोगों ने पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने अभी तक बिल नहीं दिया, फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ फेब में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, मार्च में अभी तक हमने बिल नहीं दिया, तो ये एक महीना हमारी लाइबिलिटी है कि हमने पे करना है। बेशक अभी नहीं किया, सर्विस ले चुके हैं, पेमेंट नहीं की, सो दिस इज़ ऑल लाइबिलिटी। सपोज़ हमने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है, परचेज़ की क्रेडिट बेसिस पे, अभी हमने उसके पैसे नहीं दिए, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, और जब दे देंगे तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी कारोबार की लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी अदा करनी वाली हैं, वो सारी की सारी को हम लोग अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज़ ही कहते हैं। प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी क्या है? ये कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेसमैन की बिजनेस में। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के, बिजनेसमैन के नहीं। और ऑनर इक्विटी जो है वो हमारे बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में, जो हमने उसको फ्यूचर में दे दिया है। दूसरा, ऑनर इक्विटी में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया, चाहे वो ड्यूरिंग द टाइम किया हो, चाहे इनिशियली उसने किया हो बिजनेस स्टार्ट करते हुए, चाहे उसने रनिंग बिजनेस में री इन्वेस्ट किया हो, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कैपिटल कहलाती है। इसके अलावा इसमें प्रॉफिट भी आ जाता है। ऑनर इक्विटी में प्रॉफिट भी आ जाता है। जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी जो है वो ऑनर इक्विटी का ही राइट बन जाता है, और बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑनर को वापस करना होगा, आज नहीं, इन फ्यूचर जब भी करना है, तो वो ऑनर का हक होता है। तो इसलिए वो भी यहाँ पे आ जाता है। मज़ीद चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, लेकिन ऑनर इक्विटी जो है रिलेटेड बिजनेस की वो लाइबिलिटीज़ जो रिलेटेड है किसके साथ? ऑनर के साथ, वो ऑनर्स इक्विटी है। और बिजनेस की जितनी अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इधर लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। और एसेट्स मैंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस की जो मलकियत है, जिस पे बिजनेस हक रखता है, जिससे बिजनेस ने फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में या अभी वो बेनिफिट ले भी रहा हो, वो तमाम तर चीज़ें एसेट्स हैं। हम इनको कुछ चीज़ों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है, एसेट्स, जिसके नीचे मैंने
कैश, लैंड, गुड्स, डेटर, फर्नीचर, बैंक, ये मैंने पहले से लिख के रख लिए हैं। ये डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन जो आ रही है यहाँ पे, इनके मुताबिक हम लोगों ने, मैंने ये पहले से यहाँ पे फॉर्मेट सा बना लिया है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितनी भी कैपिटल्स होंगे, इन दोनों का जो सम्स है वो हमारा एसेट कहलाता है। और एंड में मैंने यहाँ पे एक चेक का फार्मूला लगाया हुआ है। ये चेक का फार्मूला क्या है, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने तमाम तर एसेट्स को ऐड किया है और एंड में लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को माइनस किया है, ताकि जब जब मैं एक एक एंट्री को फिल करूंगा इस फॉर्मेट के अंदर तो ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि मेरी इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और चीज़ों को साथ साथ समझते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश 200,000 एंड लैंड 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और लैंड के साथ। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को दो चीज़ें दे दी हैं। एक कैश दे दिया है जो कि कैश कंपनी का एसेट हो गया, बिजनेस इसको यूज़ करेगा। और साथ में बिजनेस को लैंड दे दी है 50,000 की। तो ये दो चीज़ें किसने दी बिजनेस को? ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया है 200,000 की और 50,000 की। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो ऑनर की इक्विटी की है वो 250,000, ये ऑनर की इक्विटी। अब हम चेक में देखते हैं, ज़ीरो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता सपोज, तो देखें वहाँ पे 250,000 आ रहा है। इक्वेशन इक्वल नहीं है। इक्वेशन इक्वल कब होगी? जब मैं ऑनर्स की इक्विटी यहाँ पे ले लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। बिजनेस स्टार्ट किया 200,000 से, 50,000 लैंड का। तो ये दोनों टोटल जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, ये बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है टूवर्ड्स ऑनर। तो इसे हम लोगों ने ऑनर इक्विटी में ले लिया है 250,000 को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बॉट्स गुड ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे हैं हम लोगों ने सलमान से, जिसकी वर्थ है 50,000, और उधार पे खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट हमने 50,000 गुड्स खरीदे हैं। तो हमारे पास हमारे बिजनेस को क्या मिला? गुड्स। कितने के? 50,000 के। बिजनेस को 50,000 के गुड्स मिले, जबकि अभी हमने पेमेंट नहीं की। ये पेमेंट कब करनी है? इन फ्यूचर। कल करें, परसों करें, 2 महीने बाद करें, 2 साल बाद करें, जब तक नहीं करेंगे ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। ये 50,000 के गुड्स हमने ऑनर से नहीं लिए। ये 50,000 के गुड्स हम लोगों ने लिए हैं एक बंदे सलमान से, जिसको हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने इसको लाइबिलिटीज़ में लिया है। अगर हमने ये गुड्स ऑनर से लिए होते तो हम किसको टच करते? कहाँ पे लिखते हैं? ऑनर्स इक्विटी में। हम लोगों ने ऑनर से नहीं लिए, किसी और से लिए हैं, इसलिए लाइबिलिटीज़ में। और अब हम चल के चेक करते हैं अपनी इक्वेशन, ज़ीरो। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, कैश सेल्स 25,000। हमने कैश सेल की, यानी हम लोगों ने गुड्स सेल किए 25,000 के कैश पर। तो हमें जब हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25,000 कैश मिलेगा। और हमारे पास से जाएगा क्या? गुड्स जाएंगे। गुड्स कितने की वैल्यू थी जिसको हमने 25 पे बेचा, सेल किया? वो गुड्स थे 15,000 के। इट्स मीन कि हम लोगों ने 15,000 के गुड्स सेल किए। 15,000 के गुड्स हमने 25,000 में सेल किए। इट्स मीन कि हमें 10,000 का बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जो है वो राइट किसका बनेगा? ऑनर का। तो हमने ऑनर की इक्विटी को इंक्रीज कर दिया, ये देखें। और यहाँ पे गुड्स क्योंकि कम हुए थे, माइनस के साथ 15,000 लिखा है कि गुड्स कम हो गए। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 35,000 के रिमेनिंग गुड्स अभी हमारे एसेट्स में पड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप कमेंट में, आप मुझे व्हाट्सएप पे किसी भी तरह जो है आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट सेल्स ऑफ 25,000, गुड्स की वर्थ 12,000। अब हम लोगों ने सेल तो कर दी है, लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले। तो जब हमें पैसे नहीं मिले तो हमने लेने हैं। जिनसे हम लोगों ने पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं।
जिनसे हमने पैसे लेने हो वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल। इनसे अभी हम लोगों ने पैसे लेने हैं, 25,000 हमने भी पेमेंट नहीं ली, पेमेंट लेनी है, लेकिन गुड्स हमने सेल कर दिए। तो जब हमने गुड्स सेल किए तो गुड्स कम हो गए, कितने के कम हुए? 12,000 के। हम यहाँ पे माइनस के साथ 12,000 लिखेंगे क्योंकि 12,000 से गुड्स और कम हो गए। तो हमें यहाँ कितने का फायदा हुआ? 12,000 प्लस माइनस 25,000 माइनस 12,000, हमें 13,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। ये 13,000 का प्रॉफिट फिर हमने किसको देना है? किसका राइट बनता है? दिया नहीं, अभी देंगे, लेकिन राइट किसका बनता है? ऑनर्स इक्विटी। ये 13,000 यहाँ पे आ गया। तो यानी जो भी बिजनेस को बेनिफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो किसके उसमें चला जाता है? अकाउंट्स में, ऑनर इक्विटी में चला जाता है। वो ऑनर की इक्विटी को इंक्रीज कर देता है, और अगर लॉस होगा तो ऑनर की इक्विटी को कम कर देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का ज़हीर एंड को से। ज़हीर एंड को से 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। बिजनेस के पास 5,000 फर्नीचर आ गया। बदले में क्या गया? बदले में बिजनेस के पास से कैश नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कैश का वर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ पे कहा है फ्रॉम ज़हीर एंड को। इट्स मीन कि ज़हीर एंड को इन फ्यूचर में ये पेमेंट करनी है, अभी की नहीं। तो इसका मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी 5,000 से इंक्रीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, और साथ साथ अपने आप देखें हमारी इक्वेशन ज़ीरो चलती जा रही है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है, और ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसमें हमारा कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज 100,000 कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमारे पास से कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से यहाँ से चला गया, और ये 100,000 से कैश चला गया। गया कहाँ पे? हमारे बैंक में। तो बैंक भी हमारा एसेट है, क्योंकि ये भी इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देता है, ये भी इन द करंट टाइम पे भी हमें बेनिफिट दे रहा होता है। तो बैंक भी, जो बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं, वो भी हमारा एसेट है। तो यहाँ पे 100,000 प्लस हो जाएगा। तो आपने ये देखा है कि यहाँ पे 100,000 प्लस हुआ है, बैंक में इंक्रीज हो गया, और कैश में डिक्रीज हो गया। कैश हमारे पास से 100,000 का चला गया और बैंक में आ गया। इस ट्रांजैक्शन में ना हमारी कोई लाइबिलिटी बनी है, ना हमें कोई बेनिफिट हुआ है, इसीलिए ना लाइबिलिटी में कुछ आया, ना ऑनर इक्विटी में कुछ आया। बल्कि क्या हुआ, इसको आसानी से आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस लाइन के अंदर देखें, एक एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन कि एसेट्स की टोटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ से एसेट कम, यानी कि कैश कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरी तरफ से हमारा बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमने अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अपने पैसों से हमारा बिजनेस के पैसे, हम अकाउंटिंग टर्म जब समझा रहे होते हैं तो हम अपना बोलते हैं, हम का मतलब बिजनेस ही होता है। तो यहाँ पे ना लाइबिलिटी का कोई ताल्लुक और ना ऑनर इक्विटी का कोई ताल्लुक, और एंड में हमारा चेक भी ज़ीरो। ओके, उसके बाद कहता है सैलरीज पे की हैं 15,000 की बैंक से। देखें, जब हम सैलरी पे करेंगे, बैंक से हमने पे की हैं, तो बैंक हमारा रिड्यूस हो जाएगा 15,000 से। और जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो इट्स मीन के बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है। जब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को समझें, जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है। जब हम कुछ अर्न करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जब बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, और जब बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस होता है, कम होता है, तो फिर ऑनर की इक्विटी जो है वो कम हो जाती है। तो अब ये जो 15,000 की हमने सैलरीज पे की, तो बैंक से तो पैसे कम हो गए, दूसरी तरफ ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, ये हमारी ऑनर इक्विटी को भी रिड्यूस करेगा। किसी भी किस्म का जो खर्चा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, आसान करके अब मैं आपको एक ही क्लू दे रहा हूँ
किसी भी किस्म का कोई एक्सपेंस होगा तो वो हमेशा ऑनर इक्विटी को रिड्यूस करेगा। किसी भी किस्म का कहीं बेनिफिट प्रॉफिट होगा, ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑनर की इक्विटी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ द डे पे ही करनी है, ऑनर को ही करना है, जो कुछ देना है ऑनर को ही देना है। ठीक है, तो ऑनर की इक्विटी इंक्रीज होगी जब प्रॉफिट होगा, और ऑनर की इक्विटी रिड्यूस होगी जब लॉस होगा, क्योंकि लॉस भी ऑनर का है और प्रॉफिट भी ऑनर का है। और भी आसान हो गया ये जुमला कह के। सो हम चलते हैं आप अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैश पेमेंट मेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कैश पेमेंट किया है, यानी कैश में कमी आ गई। तो जब कैश में कमी आई और हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हैं तो भैया ये भी जाएगा ऑनर को, ऑनर में से रिड्यूस हो जाएगा। माइनस के साथ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑनर में से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड नाउ अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑनर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी चीज़ बिजनेस का ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है उसे अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग्स बोलते हैं। ऑनर ने बैंक से 10,000 विड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो जब उसने 10,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाला तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10,000 से कमी आ गई। और दूसरी तरफ क्योंकि ऑनर ने लिए हैं तो इसका मतलब ऑनर ने बिजनेस से निकाल ली है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर कम हो जाएगी, ये भी माइनस में क्योंकि उसने निकाल ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर किसी बिजनेस एक्सपेंस वगैरह के लिए लिए होते तो हम उसका ट्रीटमेंट थोड़ा और देख लेते कि क्या था, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, ऑनर ने बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक बिजनेस का बैंक अकाउंट रिड्यूस और साथ ही साथ ऑनर की इक्विटी भी रिड्यूस 10,000 से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स जिनकी वर्थ है 5,000 सेल की है 8,000 के क्रेडिट पे अकबर लिमिटेड को, यानी कि हमारे गुड्स जो हैं वो 5,000 जिनकी वर्थ ही 5,000 से कम हो गए, जबकि हमें अकबर एंड लिमिटेड ने अभी पैसे नहीं दिए, इन फ्यूचर इसने देने हैं, तो ये हमारे डेटर्स में 8,000 आ गया। इस पॉइंट को फिर समझ लें, अकबर लिमिटेड को हमने 5,000 के गुड्स सेल किए, कितने में सेल किए? 8,000 में से उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, ये 8 का 8,000 हमारे डेटर्स में आ जाएगा, यानी हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाएगा इन फ्यूचर, चाहे कल चाहे परसों चाहे जब मर्जी हम लोगों ने, लेकिन ये पैसे अपने डेटर अकबर लिमिटेड से रिसीव करने ही करने हैं। सो यहाँ पे जो गुड्स 5,000 के थे वो 8,000 के सेल किए, यानी 3,000 का कंपनी को बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट जो है इस पर राइट है ऑनर इक्विटी। ओके ब्रदर, नेक्स्ट पॉइंट है पेड फ्रॉम बैंक टू जहीर एंड को 4,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखें ऊपर आए, यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया था 5,000 का जहीर एंड को से, और अब हम यहाँ पे उसको 4,500 देके अकाउंट्स को ज़ीरो कर रहे हैं, यानी हमने उससे 500 का डिस्काउंट लिया है। लेकिन अब इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है इस चीज़ को समझ लें। हमने जब फर्नीचर लिया था 5,000 का और जहीर एंड को हम लोगों ने 5,000 पे नहीं किया, तो ये हमारा लाइबिलिटी में आ गया था। ये 5,000 हमारा लाइबिलिटी में आ गया था, जिसे अब हम पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अब उसको फिर बाद में कुछ नहीं देना होगा। ये 4,500 देके हमारी उसकी ट्रांजैक्शन ज़ीरो हो जाएगी। सो ये 4,500, अब मैं यहाँ पे 4,500 नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा पहले बता देता हूँ। 4,500 इसलिए नहीं लिखूँगा, अगर मैं यहाँ 4,500 लिखता हूँ वो भी माइनस में, तो मेरी लाइबिलिटी में 500 रिमेनिंग बच जाएगा। ये देखें, ये 500 रिमेनिंग बच जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी 5,000 से, और क्योंकि हम अकाउंट सेटल कर रहे हैं, सेटल करने के लिए यहाँ पे पूरी लाइबिलिटी की अमाउंट लेनी पड़ेगी जितनी उसके लिए थी
5000, सो लाइबिलिटी ये और ये मिलके हो गई 0, लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो 500 कहाँ गया? 500 का बिजनेस को बेनिफिट हो गया। 5000 का फर्नीचर लिया था, 5000 का बिजनेस ने फर्नीचर लिया था, ये 5000 का बिजनेस ने फर्नीचर लिया था जिसके अगेंस्ट बिजनेस ने पेमेंट किया है 4500 और बिजनेस को और इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो 500 का बेनिफिट जो है वो प्रॉफिट जो है हो गया इन टर्म डिस्काउंट रिसीव की सूरत में, और ये डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम हो गई। सो यहाँ पे 500 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़, इस एंट्री में 3 एंट्रियाँ हैं। हमने पेमेंट की है बैंक से, तो हमारा बैंक भी रिड्यूस होगा। बैंक कितने से रिड्यूस होगा? बैंक से हमारी पेमेंट गई है -4500। सो अब हमारा चेक करें, यहाँ पे 0 आ गया। इस एंट्री को मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारा एसेट बन गया और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या काम हुआ था? इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन एसेट हो गया था और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया था क्योंकि पैसे नहीं दिए। और क्योंकि अब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास डिक्रीज इन एसेट बैंक की सूरत में हो रहा है। बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है -4500 से, लेकिन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो रही है। तो यहाँ पे -5000 यानी पूरी लाइबिलिटी 5000 से ख़त्म करेंगे। तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इनकम है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, और वो जो है ऑनर इक्विटी को इंक्रीज कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मज़ीद समझने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है रिसीव कैश 7750 फ्रॉम अकबर एंड लिमिटेड। अब आए, अकबर एंड लिमिटेड कौन था? गुड्स हमने बेचे थे अकबर एंड लिमिटेड को 8000 के। तो हमने अकबर एंड लिमिटेड से 8000 लेना था। ये हमने अपना क्रेडिट डेटर लिख लिया था 8000 से कि हमने अकबर एंड लिमिटेड से 8000 लेना है। लेकिन अब हम यहाँ पे उससे रिसीव कर रहे हैं कैश रिसीव कर रहे हैं 7750। ओके, जबकि उसने हमें देने कितने थे? -8000। हमने अपना पूरा जो एसेट है वो, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे भी बात वही है कि अकाउंट फुल सेटलमेंट हो रहा है, अकबर से अब कुछ नहीं लेना होगा इसके बाद। तो यहाँ पे अकबर को अगर हम लोगों ने अपने डेटर में 8000 से लिखा था तो 8000 से ही उसको ख़त्म करूँगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 7750 तो मेरे अकाउंट्स के अंदर इसका बैलेंस 250 खड़ा रहेगा, और ये 250 जो बैलेंस यहाँ पे आपको खड़ा नज़र आ रहा है ये फिर खड़ा ही रहेगा जब तक हम इसको कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे। तो जब फुल सेटलमेंट होती है यानी लेन देन बाकी नहीं रहता तो फिर उसको पूरी अमाउंट से ख़त्म करना पड़ता है। ओके, कैश लेकिन हमारे पास से कितना, हमारे पास कितना आया? 7750। तो 250 उसने नहीं दिए, उसने हमसे डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट अलाउ हम लोगों ने उसको कर दिया, और उसने जो हमसे डिस्काउंट लिया ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस। तो लॉस की सूरत में ऑनर इक्विटी को हम कम कर देंगे। ओके ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनर डिपॉजिट इनटू बैंक एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000 की बैंक में जमा करा दी। थैंक यू सो मच मिस्टर ऑनर, आपने 50,000 बैंक में जमा कराया। ये 50,000 बैंक में हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, हमारे बिजनेस के एसेट में 50,000 इंक्रीज़ हो गया, जबकि दूसरी तरफ 50,000 ऑनर की इक्विटी भी इंक्रीज़ हो गई। ये फर्दर कैपिटल उसने, एडिशनल कैपिटल बिजनेस ने जो है वो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है। तो जब बिजनेस को उसने दिया तो 50,000 से बैंक इंक्रीज हो गया बिजनेस का, जबकि ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। ओके, गॉट माय पॉइंट। उसके बाद है जी बॉट गुड्स ऑफ ₹35,000 ऑन कैश। गुड्स खरीदे हैं 35 के कैश पे, तो इट्स मीन कि कैश तो हमारे पास से कम हो गया, हमने कैश पे कर दिया। जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो कैश देखते हैं, तो चीज़ खरीदते हैं तो कैश हमारे पास से रिड्यूस हो गया, माइनस में आ गया,
और दूसरी तरफ हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारा एसेट हो गया 35 से इंक्रीज, 35,000 से इंक्रीज। उसके बाद है जी गुड्स वर्थ ₹5,000 वॉज डैमेज ड्यूरिंग द शिफ्टिंग टू स्टोर। स्टोर में शिफ्ट करते हुए गुड्स डैमेज हो गए। जो गुड्स डैमेज हो गए तो इट्स मीन कि अब हमारे गुड्स जो हैं वो 5,000 से कम हो गए। ये हमारे 5,000 से गुड्स कम हो गए। तो ये तो बिज़नेस के लिए सरासर लॉस है क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान डैमेज हो गया है। तो लॉस जो है वो भी ऑनर का ही है, प्रॉफिट भी ऑनर का और लॉस भी ऑनर का। डियर फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 16 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक्चुअली दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट interest on deposit received from bank 5755। इंटरेस्ट हमें मिला, इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट के ऊपर मिला। तो जो हमारा डिपॉजिट है बैंक में पड़ा उसके ऊपर जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा। तो जब बैंक हमारे अकाउंट में ऐड करेगा तो जो बैंक में हमारे पास पहले 120,500 जो पड़ा है ये मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि बैंक इसके अंदर जो है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, हमारे अकाउंट को इंक्रीज़ कर देगा 5755 से 5755 से इंक्रीज़ कर देगा। और क्योंकि ये बिज़नेस के लिए प्रॉफिट है, अदर इनकम है, तो वो बिजनेस की अदर इनकम जो है वो किसका राइट बन गया? ऑनर का। सो पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक फॉर कमीशन ऑन सेल 5,000। हमने बैंक से 5,000 पेमेंट की है, बैंक हमारा रिड्यूस हो गया -5,000 और हमने कमीशन पे किया। इट्स मीन कि ये हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ऑनर की इक्विटी को हम 5,000 से रिड्यूस कर देंगे। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग समझ रहे हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बैंक। हमने अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं बैंक से 14,500 के, तो बैंक हमारा फर्दर रिड्यूस हो गया 14,500 से। और ऑनर इक्विटी के लिए ये भी कमी है, रिड्यूस इन ऑनर इक्विटी, एनी एक्सपेंस incurred by the business is reduce the balance in the owner's equity। किसी भी किस्म का कोई भी जो बैलेंस एक्सपेंस होगा, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस विच बिजनेस incurred विल रिड्यूस द ऑनर इक्विटी, वो ऑनर इक्विटी को रिड्यूस कर देगा। और जबकि अगर कोई प्रॉफिट होगा, अदर इनकम होगी किसी भी किस्म की, वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देगा। गाइस यहाँ तक तो मैंने आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी तेज़ी से समझाए हैं। हम एक दफ़ा इनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा? कमेंस बिजनेस विद कैश 200,000 एंड लैंड 50,000। बिजनेस के पास दो एसेट्स आए, कैश और लैंड, जबकि ऑनर इक्विटी 250,000 से इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में गुड्स परचेज किए, उधार पे 50,000 से गुड्स आ गए और दूसरी तरफ 50,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। फिर हम लोगों ने कैश सेल्स की 25,000 की कैश सेल की, तो कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो गया 25,000 से। जो गुड्स की वर्थ थी वो 50,000 से यहाँ पे गुड्स में से माइनस हो गई और जो रिमेनिंग हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो 10,000 हमारा ऑनर इक्विटी में चला गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने गुड्स खरीदे उधार, गुड्स सेल किए उधार पे, यानी अभी हमने पैसे रिसीव नहीं किए। हमने 25,000 के डेटर्स को दे तो दिए लेकिन अभी पैसे नहीं लिए, इसलिए यहाँ पे डेटर्स में लिया है। और 12,000 के गुड्स हमारे कम हुए, तो जो 13,000 का प्रॉफिट है, बेशक कैश मिला, ये पॉइंट याद रखिएगा, बेशक कैश मिला है नहीं मिला, हमने गुड्स उधार पर बेच दिए हैं, तो प्रॉफिट जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम अपनी इनकम पूरी लेंगे, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जब भी मिलेगा
जब भी ये 25,000 मिलेगा उस वक्त हम अपनी इनकम को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हम इधर से डेटर में से ही उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि अभी हमें पैसे नहीं मिले तो हम उसको अपनी इनकम में एज अ ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। हमें देखें, सेल दो तरह से होती है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। सेल के टाइम पे आपने फ़ौरन पैसे ले लिए, या सेल के टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी आपको कस्टमर 1 महीने बाद पेमेंट देगा। लेकिन आपकी सेल हो चुकी हुई है, सेल आप रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल आपके पास से आपने सेल कर दी हुई है, उसकी लायबिलिटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कस्टमर की कि उसने हमें पैसे देने ही देने हैं। ठीक है, नहीं देगा वो बाद की सूरत है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उस सूरत में क्या होगा। लेकिन यहाँ तक हम अपना पूरा रिकॉर्ड करेंगे कि हमें इनकम मिल गई, हमें 13,000 का बेनिफिट हो गया जो कि ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा, परचेज फर्नीचर किया, ज़हीर एंड को से पैसे नहीं दिए, 5,000 से फर्नीचर एसेट में इंक्रीज़ हो गया, 5,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। गुड्स कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, और बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है एज अ एसेट्स। तो इसमें दोनों एंट्रीज हमारे एसेट्स में ही आ गई। एक एसेट जो है कैश की सूरत में कम हो रहा है, एक एसेट बैंक की सूरत में इंक्रीज़ हो रहा है। सैलरीज पे की हैं 15,000 की बैंक से, तो 15,000 की जो सैलरीज हम लोगों ने पे की तो बैंक हमारा रिड्यूस हो गया, और दूसरी तरफ ये खर्चा है ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस करेगा। फिर हमने कैश पेमेंट मेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में कैश पेमेंट की, कैश रिड्यूस हो गया, दूसरी तरफ ऑनर इक्विटी क्योंकि एक्सपेंस है, ऑनर इक्विटी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ऑनर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज़, ऑनर ने अपने लिए बैंक से 10,000 निकलवाया, 10,000 से हमारा बैंक रिड्यूस हुआ, दूसरी तरफ ऑनर इक्विटी भी रिड्यूस हुई क्योंकि उसने निकलवा ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। गुड्स 5,000 के सोल्ड किए हैं 8,000 के, उधार पे हैं तो डेटर से जिनसे हमने लेने होंगे, और 5,000 से जो है हमने गुड्स को कम कर दिया, 3,000 का बेनिफिट हम लोगों ने ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पेड फ्रॉम बैंक टू ज़हीर एंड को 4,500 इन फुल सेटलमेंट। ज़हीर एंड को हम लोगों ने 5,000 देना था, 5,000 से अपनी लाइबिलिटी को पूरा ख़त्म कर देंगे क्योंकि इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, लेकिन हमने उसको दिया कितना है 4,500। 500 का यहाँ पे हमें जो बेनिफिट हुआ, ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है जी, हमने कैश रिसीव किया 7,750 फ्रॉम अकबर एंड लिमिटेड। अकबर एंड लिमिटेड से 8,000 लेना था, जबकि 8,000 हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो 8,000 से 8,000 पूरा ख़त्म कर देंगे। कैश कितना मिला 7,750, तो 250 का हमें लॉस उठाना पड़ा इस जगह पर, जो कि ऑनर इक्विटी को रिड्यूस कर देगा, माइनस के साथ आ गया। उसके बाद ऑनर डिपॉजिट इनटू बैंक एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसने मज़ीद इन्वेस्टमेंट डाल दी बैंक में। इधर तो मैंने उसको थैंक यू भी बोला था। 50,000 बैंक में हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे हमारा कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, ऑनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा बॉट गुड्स 35,000 ऑन कैश। एक एसिड जो है वो रिड्यूस हो गया, हमने गुड्स खरीदे कैश पेमेंट करके, कैश हमारे पास से रिड्यूस, गुड्स हमारे पास इंक्रीज। उसके बाद हमारे गुड्स डैमेज हो गए शिफ्टिंग के दौरान 5,000 के, तो गुड्स 5,000 से कम, और जबकि हमारा 5,000 से जो है वो कैपिटल यानी ऑनर इक्विटी भी रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गया, लॉस हो गया है ऑनर का शिफ्टिंग के दौरान। तो नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अदर इनकम के तौर पे हमें 5,755 रिसीव हुए हैं बैंक से एज अ इंटरेस्ट, तो 5,755 से हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और जबकि बिजनेस के लिए ये बेनिफिट ऑनर के अकाउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज़। उसके बाद है पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक फॉर कमीशन ऑन सेल। हमने एक सेल के ऊपर कमीशन 5,000 पे किया, बैंक से 5,000 हमारा रिड्यूस हो गया, और क्योंकि खर्चा है तो ऑनर इक्विटी को भी रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बैंक 14,500 के जो बैंक अदर एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं बैंक से, तो 14,500 से बैंक रिड्यूस, और ये हमारे ऑनर इक्विटी को भी रिड्यूस करेगा। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे एसेट्स का टोटल कितना बन रहा है। वैसे तो मैंने फार्मूला भी लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारे टोटल एसेट्स का
एसिड्स का टोटल बन रहा है 332,500 और यहाँ पे इन दोनों का टोटल 332,500 और यहाँ अगर आप देखेंगे तो चेक में भी ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने फार्मूला लगा दिया था। तो इट्स का मतलब कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि हम लोगों ने अपनी ऑनर इक्विटी को और अदर लाइबिलिटीज़ को एसेट्स के अंदर ही रखना होता है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे 2-3 लेक्चर्स इसके ऊपर हम और भी रिकॉर्ड करेंगे। मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये मैंने एक प्रॉब्लम रखी हुई है जिसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक और भी है, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे पास यहाँ पे शायद नहीं है, वो भी मैंने रखी हुई है और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और किसी भी किस्म का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर करते हैं तो सबके नॉलेज में इजाफा होता है, आपके भी मेरे में। खुश रहिएगा, सलामत रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर होगी बातचीत। अल्लाह हाफिज़।